प्रोग्राम चाइना टुडे में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़िल्ले हुमा। दिलचस्प मालूमात पर मबनी ये प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के बाहमी इश्तराक से पेश किया जाता है। नाज़रीन, चीनी वज़ीर ख़ारजा के दौरा पाकिस्तान की वजह से गुज़िश्ता हफ्ता दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के हवाले से बहुत अहम रहा। इसी हवाले से खुसूसी रिपोर्ट शामिल करेंगे। हस्बे मामूल चीन के हवाले से इक़्तिसादी, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम, रोज़गार, सनती, जहानत, सेहत आमा समेत की मौज़ूआत पर मबनी रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे सेगमेंट चाइना दिस वीक से। चीनी वज़ीर ख़ारजा चेन कॉन्ग ने पाकिस्तानी हम मंसब बिलावल भुट्टो ज़रदारी की दावत पर पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा किया। आला पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातों में चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि चीन अपनी सिफारतकारी में हमेशा पाकिस्तान को तरजीह देता रहेगा। आलमी हालात जैसे भी हों, वक्त के साथ पाक चीन दोस्ती मज़ीद गहरी होती जाएगी। चीनी रियासती काउंसलर और वज़ीर ख़ारजा चेन कॉन्ग ने अपने पाकिस्तानी हम मंसब बिलावल भुट्टो ज़रदारी की दावत पर 5 और 6 मई को पाकिस्तान का दौरा किया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने इस्लामाबाद में मुनक़िदा चौथे चीन पाकिस्तान वज़राए ख़ारजा स्ट्रैटेजिक मुज़ाकरात की मुश्तरका सदारत भी की। इससे कबल सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात के दौरान चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बैनुल-अक़वामी सूरत हाल में नुमायां तब्दीलियों से क़तई नज़र पाक चीन करीबी रवाबित और दोस्ती मज़ीद गहरी होती चली जाएगी। इस मौके पर सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान एक चीन पॉलिसी पर मजबूती से अमल पैरा है और चीन के इक़्तिदार आला, इलाक़ाई सालमियत और दीगर बुनियादी मुफादात से मुताल्लिक़ मामलात पर चीन की भरपूर हिमायत करता है। अपने पाकिस्तानी हम मंसब बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात के दौरान चीनी वज़ीर ख़ारजा चेन कॉन्ग ने इस अम्र का इयादा किया कि चीन अपनी सिफारतकारी में पाकिस्तान को तरजीह देता रहेगा। दोनों रहनुमाओं ने CPEC के आगाज़ की 10वीं सालगिरह का खैर मकदम किया और इस अम्र की तस्दीक की कि CPEC बेल्ट एंड रोड का एक मिसाली मंसूबा है जिसने पाकिस्तान की माशी और समाजी तरक्की और रोज़गार में इजाफे के साथ अवाम के ज़रिए माश को फ़रोग़ दिया है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान में क़याम के दौरान 6 मई को मुनक़्क़िद होने वाले चीन, पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के वज़राए ख़ारजा के 5वें सहफ़रीक़ी मुज़ाकरात में भी शिरकत की। इस मौके पर तीनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने खुशगवार हमसायगी और दोस्ती बरकरार रखने, बाहमी सियासी एतमाद के इस्तेहकाम, एक दूसरे की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का एहतराम करने और इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाली तमाम सरगर्मियों की मुखालफत पर इत्तिफ़ाक़ किया। मुज़ाकरात के दौरान चीनी वज़ीर ख़ारजा चेन कॉन्ग ने कहा कि चीन की हुकूमत अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान के साथ सहफ़रीक़ी ताउन के ज़रिए स्ट्रैटेजिक रवाबित और पॉलिसी कोऑर्डिनेशन को मजबूत बनाने, बतौर हमसाया ममालिक अच्छी दोस्ती और बाहमी स्ट्रैटेजिक एतमाद में इजाफे और तीनों ममालिक के मुफादात के ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की ख्वाहिशमंद है। चीन में लिनोवो के स्मार्ट ऑपरेशनल सर्वर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ने काम शुरू कर दिया। $290 मिलियन की लागत से तैयार होने वाला ये प्लांट सालाना 16 मिलियन से ज़ायद स्मार्ट मसनूआत की पैदावार का हामिल है। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग चीन की जिद्दत तराजी की मुहिम को फ़रोग़ देने में एक अहम किरदार अदा कर रही है। जनूबी चीन का टेक हब शेंज़न, ग्वांगडोंग, हांगकांग, मकाओ ग्रेटर बे एरिया के सनती क्लस्टर में एक अहम मरकज़ के तौर पर मौजूद है। हालिया बरसों में यहाँ हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तेज़ रफ्तार तरक्की देखने में आई। शहर में कंपनीज की बढ़ती हुई तादाद अपने मकामी और गैर मुल्की असरात को बढ़ा रही हैं। दुनिया के सबसे बड़े पर्सनल कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर और तीसरे सबसे बड़े सर्वर मैन्युफैक्चरर लिनोवो ने रवा हफ्ते 2 अरब युआन की सरमायाकारी के साथ स्मार्ट कैंपस ऑपरेशनल किया है। साउथ स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस को ग्लोबल मदर फैक्ट्री करार दिया गया है और तवक्को है कि ये दुनिया भर के 180 से ज़ायद ममालिक और ख़ित्तों का अहाता करते हुए 16 मिलियन से ज़ायद स्मार्ट मसनूआत की सालाना पैदावार तक पहुँच जाएगी। माहिरीन का कहना है कि इस तरह की इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग एक ताकतवर मुतहरिक कुव्वत है जो न सिर्फ मुल्क में फर्म्स की तौसी में मदद देती है बल्कि मसाबकती चीनी ब्रांड्स ने इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग पर इन्हिसार करते हुए बेल्ट एंड रोड के रूट्स पर मौजूद ममालिक में एक ताकतवर सनती और सप्लाई चेन सिस्टम तश्कील दिया है। फिलवक्त लिनोवो दुनिया भर के सारिफीन को सालाना 150 मिलियन स्मार्ट डिवाइसेस फराहम करता है और इसकी 90% से ज़्यादा मसनूआत चीन में तैयार की जाती हैं। चीनी युआन की कद्र दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। चीन की सरहद पार वसूलियों और अदायगियों में चीनी युआन का हिस्सा तकरीबन 50% है।
سوئفٹ کے اعداد و شمار کے مطابق 2022 میں چینی یوان کا عالمی ادائیگی میں حصہ 2.3% تھا۔ چینی یوان کی عالمی حیثیت میں حالیہ برسوں میں بین الاقوامی کرنسی کے طور پر مسلسل اضافہ دیکھا گیا ہے، جس کی وجہ ملک کی تیز رفتار اقتصادی ترقی اور وسیع تر کھلا پن ہے۔ اس وقت چین کی سرحد پار وصولیوں اور ادائیگیوں میں چینی یوان کا حصہ تقریباً 50% ہے۔ سوئفٹ کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 2022 میں چینی یوان کا عالمی ادائیگی میں حصہ 2.3% تھا، جس سے یہ بین الاقوامی ادائیگیوں کے لیے 5ویں سب سے زیادہ فعال کرنسی بن چکا ہے۔ گزشتہ سال کے اختتام تک غیر ملکی اداروں کے پاس موجود مقامی یوان اثاثے 9.6 ٹریلین یوان تک پہنچ چکے ہیں۔ چینی یوان 80 سے زائد مرکزی بینکوں یا کرنسی اتھارٹیز کے لیے ایک بین الاقوامی ایکسچینج ریزرو کرنسی بن گئی ہے، جو تمام ریزرو کرنسیز میں 5ویں نمبر پر ہے۔ کلیئرنگ میکانزم قائم کرنے کے سلسلے میں چین نے 29 ممالک اور خطوں میں 31 غیر ملکی چینی یوان کلیئرنگ بینکوں کو اجازت نامے جاری کیے ہیں۔ کینٹین بزنس فیسٹیول گوانچو میں چین کے امپورٹ اور ایکسپورٹ شعبے سے منسلک اداروں نے بھرپور شرکت کی۔ چینی مینوفیکچررز نے میلے میں روایتی شعبوں میں نئی مصنوعات اور نئی ٹیکنالوجی متعارف کروائی، جس میں شرکاء نے گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ گوانگجو میں منعقدہ کینٹن فیسٹیول حال ہی میں اختتام پذیر ہوا ہے۔ 15 اپریل سے 5 مئی تک 3 مراحل میں جاری رہنے والے 133ویں کینٹن فیئر نے عالمی خریداروں کو چین کی مینوفیکچرنگ اور کنزیومر سپر پاور کو قریب سے دیکھنے کا موقع فراہم کیا۔ اس سال کینٹن میلے میں نمائش کے لیے رکھی گئی ہزاروں نئی مصنوعات کے علاوہ 9000 نئے چینی کاروباری ادارے بھی پہلی بار شرکت کر رہے تھے۔ میلے میں جس قسم کے کاروبار اور مصنوعات کی نمائش کی گئی وہ چین کے صنعتی منظرنامے کی جدت ترازی کی عملی مثال ہے۔ اس سال کینٹن میلے میں تقریباً 5700 انٹیلیجنٹ مینوفیکچرنگ بزنسز اور ہائی ٹیک بزنسز سمیت دیگر جدید کاروباری ادارے شامل ہیں، اور یہ بات واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے کہ چینی کاروباری ادارے تیزی سے اعلیٰ معیار کی ترقی کے مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ کپڑوں، فرنیچر اور گھریلو آلات جیسے روایتی شعبوں میں بھی چینی مینوفیکچررز نے میلے میں نئی مصنوعات اور نئی ٹیکنالوجیز متعارف کروائیں۔ زیادہ تر روایتی صنعتوں میں مصنوعات اور مینوفیکچرنگ کے عمل کو اپ گریڈ کرنے سے چین کی بنیادی مسابقت میں مزید بہتری ہوگی۔ روایتی شعبوں میں مصنوعات جو آج چین میں لانچ کی جا رہی ہیں وہ نہ صرف روایتی معنوں میں محنت پر مبنی صنعتوں کی نمائندگی کرتی ہیں، بلکہ ایک لحاظ سے ٹیکنالوجی کے ذریعے چین کی روایتی صنعتوں کی مستقبل کی تبدیلی اور اپ گریڈیشن کی بھی مظہر ہیں۔ بیجنگ اولمپکس اور پیرالمپکس آرگنائزنگ کمیٹی نے 350 ملین یوان کے سرپلس کا اعلان کیا ہے، جبکہ آئی او سی نے اپنا $10.4 ملین کا سرپلس چین کو دیے جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ بیجنگ ونٹر اولمپک اور پیرالمپک 2022 کی آرگنائزنگ کمیٹی نے اپنے تنظیمی بجٹ سے 350 ملین یوان کا سرپلس حاصل کیا ہے۔ بیجنگ 2022 کی میزبانی کرنے کے بعد بی او سی او جی کی آمدنی 15.39 بلین یوان اور اخراجات 15.4 بلین یوان تھے۔ بین الاقوامی اولمپک کمیٹی کے صدر تھامس باخ نے اعلان کیا ہے کہ آئی او سی $10.4 ملین کے سرپلس میں سے اپنا حصہ چینی اولمپک کمیٹی کو دے گی، جس کا مقصد چین میں کھیلوں کی ترقی میں مدد کرنا ہے۔ آئی او سی کی طرف سے میزبان شہروں کے لیے مختص بین الاقوامی مارکیٹ کی ترقی کی آمدنی اور ٹی وی حقوق کی آمدنی 3.78 بلین یوان رہی، جبکہ مارکیٹ ڈیولپمنٹ آمدن 11.13 بلین یوان رہی۔ انٹرسٹ، ریٹ کارڈز اور ایسٹ ڈسپوزل سمیت دیگر آمدنی 3.480 ملین یوان رہی، جبکہ اخراجات کی مد میں کھیلوں کے مقابلوں اور تربیتی مقامات کے لیے کھیلوں کے ضروری سامان کے اخراجات کے ساتھ ساتھ سنو وینیو اور برف بنانے جیسے آپریشنز اور کھپت کے اخراجات پر 1.33 بلین یوان لگائے گئے۔ وینیوز اور سہولیات پر 1.87 بلین یوان، تکنیکی نظام پر 2.32 بلین، کھیلوں کے دوران سروسز کی فراہمی پر 2.36 بلین، تقریبات، تشہیر اور ثقافتی سرگرمیوں پر 1.57 بلین، کھیلوں کے ایونٹس کو فول پروف بنانے کے لیے 1.55 بلین، عملے اور رضاکاروں کی بھرتی، تربیت، یونیفارم اور تنخواہوں پر 2.8 بلین یوان، جبکہ کھیلوں کے آپریشنز بشمول انتظامی دفاتر، قانونی مشاورت اور شرکاء کے لیے ذاتی انشورنس وغیرہ پر 1.24 بلین یوان کے اخراجات ہوئے۔
صوبہ یجیانگ کا دارالحکومت ہانگزو ایشین گیمز کی میزبانی کے لیے تیار ہیں۔ 19ویں ایشین گیمز رواں برس 23 ستمبر سے 18 اکتوبر تک کھیلی جائے گی۔ مشرقی چین کے صوبے زیجیانگ کے دارالحکومت ہانگجو میں 19ویں ایشین گیمز کی فرنچائز مصنوعات میں سے ایک روایتی چینی سیل کی رونمائی کی گئی۔ ایشین گیمز کھیلوں کا ایک مقبول ایونٹ ہے جس کے آغاز میں ابھی 140 دن باقی ہیں۔ یہ سیل ہانگجو اولمپک اسپورٹس سینٹر اسٹیڈیم کے ڈیزائن سے مماثلت رکھتی ہے جو اس دفعہ کے ایونٹ کا مین وینیو ہے۔ اس کا ڈیزائن کنول کے مکمل کھلے ہوئے پھول جیسا ہے۔ یہ روایتی دستکاری کی تکنیک کے ذریعے بنایا گیا ہے اور اس میں ایشین گیمز کے متعدد عناصر کو ضم کیا گیا ہے جس میں ایونٹ کا ایمبلم بھی شامل ہے۔ اولمپکس کے 19ویں ایڈیشن کو 10 سے 25 ستمبر 2022 تک منعقد کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی، لیکن کووڈ کے پیش نظر اولمپک کونسل آف ایشیا کے ایگزیکٹو بورڈ نے اسے ملتوی کر دیا تھا۔ اب اسے 23 ستمبر سے 8 اکتوبر 2023 کے لیے ری اسکیڈول کیا گیا ہے۔ ان کھیلوں کے لیے تمام 56 مقابلوں کے مقامات تیار ہیں۔ ان مقامات میں سے 12 نئے تعمیر کردہ ہیں، 26 کو دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے اور 9 میں توسیع کی گئی ہے، جبکہ باقی 9 مقامات عارضی طور پر قائم کیے گئے ہیں۔ بیجنگ کے جنوب مغرب میں واقع فنگشان ڈسٹرکٹ میں واک کارنیول کا انعقاد ہوا جس میں مقامی اور غیر مقامی ہزاروں مرد، خواتین اور بچوں نے شرکت کی۔ واک کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا تھا۔ بیجنگ کے جنوب مغرب میں واقع فانگشان ڈسٹرکٹ اپنی منفرد زمین اور زرعی سیاحت کے لیے مقبول ہے۔ اسی فانگشان ڈسٹرکٹ میں اتوار کو بیجنگ اسپرنگ انٹرنیشنل لانگ ڈسٹنس واک کارنیوال منعقد ہوا جس میں ہزاروں شائقین نے شرکت کی۔ پچھلے سالوں کی طرح منتظمین نے بالترتیب 6 کلومیٹر، 5 سے 16 کلومیٹر اور 21 کلومیٹر طویل کل 3 راستے قائم کیے۔ واک میں مقامی لوگوں سمیت مختلف جامعات، چین میں رہنے والے غیر ملکی شہریوں، بیجنگ سمر اولمپکس 2008 اور بیجنگ ونٹر اولمپکس 2022 میں کام کرنے والے عملے اور رضاکاروں سمیت کھیلوں کے شعبے سے وابستہ افراد بھی شامل ہوئے۔ اس موقع پر بچوں کے لیے مختلف کھیلوں کے ساتھ ساتھ روایتی چینی ثقافت کے موضوعات پر مبنی انٹریکٹیو سرگرمیوں کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ چین کے جنوب مغربی صوبے سچوان میں پرائمری اسکولوں کے بچوں میں چینی روایتی میڈیسن کے کلچر کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اسی مقصد کے لیے صوبے بھر میں 2000 سے زائد تشہیری ایونٹس منعقد کیے گئے ہیں۔ چین کے جنوب مغربی صوبے سچوان کے ایک پرائمری اسکول نے گزشتہ ہفتے روایتی چینی ادویات یعنی ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن کے بارے میں طلبہ کو معلومات دینے کے لیے مختلف سرگرمیوں کا انعقاد کیا۔ حالیہ عرصے میں قومی اور صوبائی اتھارٹیز نے اسکولز میں TCM کلچر کو فروغ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ جڑی بوٹیوں کی شناخت کرنے اور اگانے، خوشبودار پیکٹ اور نمونے بنانے اور ایکو پوائنٹس تلاش کرنے کا طریقہ سیکھنے کے بعد بہت سے طلبہ نے TCM کے بارے میں سیکھنے اور دوسروں کے ساتھ اس علم کا اشتراک کرنے میں گہری دلچسپی ظاہر کی۔ اسکول کے ایک استاد کے مطابق ان سرگرمیوں اور سہولیات کے ذریعے اسکول کا مقصد ایک ایسا ماحول پیدا کرنا ہے جہاں طلبہ ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن کی ثقافت کو محسوس کریں اور دوسروں کے ساتھ مل کر یہ تجربہ حاصل کریں۔ حالیہ برسوں میں سچوان نے TCM کی ثقافت کی تشہیر اور تعلیم کے لیے قومی اور صوبائی سطح کے 49 مراکز قائم کیے ہیں اور اس کی اختراعی ترقی کو فروغ دینے کے لیے 2000 سے زائد پروموشن ایونٹس کا انعقاد کیا ہے۔ سیکیانگ اویغور خود اختیار علاقے میں کپاس کی 90% بوائی مکمل کر لی گئی ہے۔ کسانوں کی جانب سے کاشتکاری کے جدید آلات سمیت ویڈیو سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ شمال مغربی چین کے سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے میں کپاس کے کاشتکاروں نے رواں سال کی تقریباً 90% بوائی مکمل کر لی ہے۔ سنکیانگ کی یولی کاؤنٹی کے ایک کسان کا کہنا ہے کہ انہیں اس سال بہتر فصل کی توقع ہے۔ پانی اور مٹی جیسے زرعی وسائل کے استعمال کی شرح میں بہتری کے لیے حالیہ برسوں میں سنکیانگ نے کپاس کی پیداوار کے لیے فارمر پلس کوآپریٹو موڈ تشکیل دیا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی اور اطلاق کی بدولت سنکیانگ کپاس کی مشینی پیداوار سے اسمارٹ پیداوار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سنکیانگ کی ماناس کاؤنٹی میں کپاس کے 43 ہیکٹر رقبے پر بیدو نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم سے منسلک 5 ہائی ہارس پاور ٹریکٹر کھیتوں میں بیج بو رہے ہیں۔ سیلف ڈرائیونگ سیڈر 2 سینٹی میٹر سے بھی کم فرق کے ساتھ ایک سیدھی لائن پر بوائی کر سکتے ہیں۔ اس طرح یہ بیج کے نقصان کو کم کرتے ہیں، زمین کے استعمال کی شرح کو بہتر بناتے ہیں
और खेत के इंतजाम में इंतहाई मुआविन साबित होते हैं। काश्तकारी के आलात को अपग्रेड करने के अलावा किसान फसल लगाने का एक नया तरीका भी अपना रहे हैं, जिसमें वसी कतारें और बेहतर क्वालिटी के बीज शामिल हैं। क्योंकि नई तकनीक कीड़े मार अद्विया के इस्तेमाल और किसानों के लिए लागत को कम करने और सब्ज अंदाज में आला मयार की कपास की पैदावार में मदद दे सकती है, लिहाजा इसे चीन के कपास पैदा करने वाले शिमाल मगरबी इलाकों में ज्यादा से ज्यादा फरोग दिया जा रहा है। सिकियांग ओयोगोर खुद इख्तियार इलाके के बेंगोलिन मंगोल खुद इख्तियार प्रोफेक्चर में बर्फबारी के बाद दिलकश नज़ारे देखने को मिले। जंगली यॉक, तिब्बती गधे बर्फपोर चोटियों पर चारा तलाश करते नजर आए। मई के अवाइल में जंगली जानवरों के गिरोहों को शिमाल मगरबी चीन के सिंकियांग वेगोर खुद इख्तियार इलाके में नेचर रिजर्व्स में घूमते हुए फिल्माया गया। सिंकियांग के बेंगोलिन मंगोल खुद इख्तियार प्रीफेक्चर में जुमेरात से अचानक बर्फबारी का आगाज हुआ, जिसकी वजह से एल्टोन माउंटेन्स नेशनल नेचर रिजर्व्स ने सफेद चादर ओढ़ ली है। जंगली याक को बर्फ से ढके एल्टन पहाड़ों के दामन में वेटलैंड्स के इर्द गिर्द घूमते हुए देखा गया। वो अपने लिए चारा तलाश कर रहे थे। इनके अलावा जंगली तिब्बती गधों के ग्रोह भी बर्फ में वेटलैंड्स के इर्द गिर्द घूमते नजर आए। शानदार बर्फानी चोटियां, वसी घास के मैदान और जंगली जानवरों के गिरोह मिलकर इस खूबसूरत सतह मुर्तफा पर खूबसूरत मनाजिर तश्कील दे रहे थे। चीन के नेशनल कंप्यूटर वॉइस इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर और साइबर सिक्योरिटी कंपनी 360 की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि अमेरिकी CIA की चीन पर खुफिया साइबर हमले जारी हैं। इन साइबर हमलों को वाफर फंडिंग, टेक्नोलॉजी, इंसानी वसाइल दस्तयाब हैं। चीन के नेशनल कंप्यूटर वायरस इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर और साइबर सिक्योरिटी कंपनी 360 की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी CIA तवील अरसे से अपने बड़े नेटवर्क सर्वर्स की आड़ में खुदकार और मुनज़्ज़म अंदाज में बेहद होशियारी के साथ खुफिया साइबर अटैक कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में कुछ और मगरबी ममालिक भी मुलव्वस हैं, जो इसे कलर्ड रेवोल्यूशन कहते हैं। CIA 50 से ज़ायद हुकूमतों का तख्ता उलटने या इस तरह की कोशिशों में मुलव्वस रही है और इसने सिर्फ 7 कोशिशों का एतराफ़ किया है। 2020 में इंटरनेट सिक्योरिटी कंपनी 360 ने चीन, जनूब मशरकी एशिया और यूरोप में एक हैकर तंजीम दरियाफ्त की थी, जिसके निशाने पर इंफॉर्मेशन सिस्टम के अहम बुनियादी ढांचे और तहकीकी इदारों के साथ साथ एरोस्पेस, इंटरनेट और पेट्रोलियम से मुताल्लिका सरकारी और कारोबारी इदारे शामिल हैं। माहिरीन के मुताबिक CIA के साइबर हमले जितने मुनज़्ज़म और खुफिया हैं, इस तरह की कार्रवाइयों के लिए वाज़ेह है कि वाफर फंडिंग, टेक्नोलॉजी और इंसानी वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। चीन पाकिस्तान में रवायती चीनी अद्वियात की फरोख्त में गहरी दिलचस्पी रखता है। इस हवाले से इस्लामाबाद में ऑक्यूपंक्चर के समाही तरबियती सर्टिफिकेट कोर्स का एहतमाम किया गया। कोर्स का एहतमाम चीनी इदारों के ताउन से हेल्थ सर्विसेज अकेडमी में हुआ। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हेल्थ सर्विसेज एकेडमी, चाइनीज एक्यूपंक्चर सेंटर और चीन की मशहूर कांचो यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज मेडिसिन के इश्तराक से इलाज मुआलजे में चीनी रिवायती तरीक़ाकार एक्यूपंक्चर के सहमाही सर्टिफिकेशन कोर्स का एहतमाम किया गया। इस हवाले से मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान में तैनात चीनी सफारती काउंसलर ली युए ने कहा कि चीनी हुकूमत इलाज मुआलजे में चीनी रिवायती तरीक़ाकार को खास अहमियत देती है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम में चीनी रिवायती अद्विया का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल रहा। चीनी रिवायती अद्विया की एक तवील और मुनफरिद तारीख है। चीनी रिवायती तिब्बी अद्विया मुख्तलिफ बीमारियों की रोकथाम में इंतहाई सूदमंद है, जबकि पाकिस्तान में इन अद्विया की फराहमी से लोगों को सेहत के मसाइल हल करने में नुमाया मदद हासिल होगी। चीनी रिवायती अद्विया को जदीद खतूत पर तरक्की दी जा रही है। हालिया दिनों में चीन में रिवायती अद्विया की सनत ने नुमायां तरक्की की है। दोनों ममालिक के दरमियान तिब्बी शोबे में आज तय पाने वाला मुआहिदा एक संग मील की हैसियत रखता है और मैं इस मंसूबे की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद हूँ। इस मौके पर हेल्थ सर्विसेज एकेडमी के वाइस चांसलर शहजाद अली खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि दुनिया भर में चीनी रिवायती अद्विया के इस्तेमाल में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में चूँकि प्रीडोमिनेटली मॉडर्न मेडिसिन के ऊपर काम हुआ है और रिसर्च हुई है तो वही प्रेवलेंट है, लेकिन हमने एक इनिशिएटिव लिया है मुख्तलिफ जो चाइनीज़ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ मिल के
آج کی جو تقریب ہے اس میں گانسو جو یونیورسٹی ہے، گانسو یونیورسٹی آف چائنیز میڈیسن، اس کے ساتھ ہمارا MOU سائن ہو رہا ہے۔ اکوپنکچر ایک کمپوننٹ ہے، بٹ ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن بہت ڈائیورسیفائڈ فیلڈ ہے، بہت بڑی فیلڈ ہے۔ پاکستان میں قائم چائنا ایکیوپنکچر سینٹر کے ڈاکٹر لا چیے لین کا کہنا تھا کہ چینی روایتی ادویہ کے انسانی صحت پر منفی اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ economically easily accept for چینی روایتی طبی ادویہ قوت خرید کے حوالے سے مناسب تصور کی جاتی ہیں اور ان کے مریضوں پر منفی اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ عالمی ادارہ صحت نے بھی چینی ادویہ کے استعمال کو صحت کے لیے مفید قرار دیا ہے۔ چین کی روایتی ادویہ مغربی ممالک میں بھی استعمال کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں یونانی ادویہ کا استعمال جاری ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستانی لوگ چینی روایتی ادویہ کے استعمال کو ترجیح دیں گے۔ ہیلتھ سروسز اکیڈمی کے ڈائریکٹر ندیم ارشاد کیانی کا کہنا تھا کہ چینی روایتی ادویہ کا پاکستان میں مستقبل روشن ہے اور اس ضمن میں ہیلتھ سروسز اکیڈمی اور کانچو یونیورسٹی آف چائنیز میڈیسن کے دو طرفہ تعاون میں مزید اضافہ ہوگا تاکہ دونوں ممالک کے طبی ماہرین کے درمیان تحقیقی عمل کو فروغ دیا جا سکے۔ زرعی تحقیقاتی کونسل پاکستان کے زیر اہتمام زراعت پر قومی مذاکرے کا اہتمام کیا گیا۔ اسلام آباد میں ہونے والی تقریب میں چین، میکسیکو، برطانیہ، سری لنکا سمیت کئی ممالک کے زرعی ماہرین براہ راست یا ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں زرعی تحقیق کے اعلیٰ ادارے زرعی تحقیقاتی کونسل کے زیر اہتمام زرعی تحقیق پر سہ روزہ قومی مذاکرات کا اہتمام کیا گیا۔ مذاکرات میں پاکستان کے علاوہ چین، میکسیکو، برطانیہ، کینیا اور سری لنکا سمیت دیگر ممالک کے زرعی ماہرین نے براہ راست اور بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی۔ افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خان نے کہا کہ زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے روایتی طریقوں کو ترک کرتے ہوئے جدید ٹیکنالوجی اپنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ زراعت کے لیے پانی کی کمی دور کرنے کی غرض سے آبی ذخائر کی تعمیر کے علاوہ چین سمیت دیگر اہم ممالک کے تجربات سے استفادہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس موقع پر چینی زرعی ماہر ڈاکٹر چی کھانگلی نے کہا کہ چین کا صوبہ چیلین زراعت کے حوالے سے عالمی شہرت کا حامل ہے، جہاں فصلوں اور مختلف اقسام کے مویشیوں پر تحقیق کے بہترین نتائج حاصل کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زرعی شعبے میں چین پاکستان باہمی تعاون سے مختصر عرصے میں ٹھوس نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ابتدائی سیشن کے بعد زرعی تحقیقاتی کونسل پاکستان کے کوارڈینیشن ممبر ڈاکٹر فلک ناز نے چائنا میڈیا گروپ کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں اور آبادی میں اضافے کے پیش نظر غذائی تحفظ وقت کی اہم ضرورت ہے اور اسی امر کے پیش نظر زراعت کے شعبے سے منسلک ملکی اور غیر ملکی ماہرین کو ان مذاکرات میں مدعو کیا گیا۔ اس نیشنل ڈائیلاگ نے ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے کہ وہ جتنے بھی انٹرنیشنل ادارے پاکستان میں کام کر رہے ایگریکلچر کے حوالے سے اور جتنے ملکی ادارے اور یونیورسٹیز کام کر رہے تاکہ ہم اپنا فوکس ٹارگیٹڈ کر لیں، ہم اس ملک کے لیے اور ایگریکلچر کے لیے کچھ بہتر حاصل کریں تاکہ ہماری جو آنے والا دور ہے اس میں فوڈ سیکیورٹی کا جو ایشوز ہے، بڑھتے ہوئے جو آبادی ہے اس کے لیے ہم فوڈ سیکیورٹی کے ایشو کو ایڈریس کر لیں، اور دوسرے جو ہمارے ایکسپورٹ ہے زیادہ تر ایگریکلچر کے حوالے سے، تو ہم اپنی ایگریکلچر کی سٹینڈرڈ کو اتنا ہائی رکھیں کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کو ایڈریس کر سکیں۔ مذاکرات میں ملک بھر سے زرعی ماہرین، طلباء اور ذرائع ابلاغ کے علاوہ تمام مکاتب فکر کے افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر مقررین کو شیلڈز اور خصوصی تحائف بھی دیے گئے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، دیکھتے رہیے GNN۔ ویلکم بیک۔ بیجنگ شہر کے وسط میں جنوبی شمالی محور پر 700 سال قدیم شاہی راستہ موجود ہے۔ بیجنگ میں بہت سی اہم عمارتیں اسی وسطی راستے پر بنی ہیں۔ شہر کا یہ علاقہ ہر وقت مقامی اور غیر ملکی سیاحوں سے بھرا رہتا ہے۔ اسی علاقے کا حوال اس رپورٹ میں۔ السلام علیکم، میں ہوں ٹروسی اور میں ہوں رضوان عباسی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بیجنگ میں ایک ایسا راستہ ہے جو بیجنگ کے وسط میں جنوبی شمالی محور پر واقع ہے اور اس کی تاریخ 700 سال سے زائد ہے؟ بالکل چوشی صاحبہ، میں نے اس کے بارے میں سن رکھا ہے، اور اپنے ویورز کو بھی ہم یہ بتاتے چلیں کہ چین ایک قدیم تہذیب ہے، اور دوسرا ان لوگوں نے اپنی تہذیب کو بہت ہی زیادہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔
और जिस एक्सिस की आप बात कर रही हैं, ये अगर एरियल व्यू इसका लिया जाए ना, तो ये एक सीधी पट्टी है कि जो शमालन जुनूबन चलती है, और इस पर चीन की जो बीजिंग की कदीम इमारतें हैं वो भी मौजूद हैं। जी हाँ, इसलिए आज मैं आपको लेकर चलती हूँ। चलिए। बेजिंग का सेंट्रल एक्सिस युआन मिंग और चिंग शाही खानदानों के दौर से बेजिंग के मशरिक और मगरिब में अहम इमारतों की हमआहंगी का महवर है, और बेजिंग में बहुत से मशहूर इमारतें भी इसी सेंट्रल एक्सिस पर वाक़ हैं। मिंग और चिंग शाही खानदानों के दौर से बेजिंग का ये सेंट्रल एक्सिस जुनूब में योंगडिंगमन से शुमाल में बेल एंड द ड्रम टावर तक फैला हुआ है, जिसका सीधा फासला तकरीबन 7.8 किलोमीटर है। हमारे सामने इस दरवाजे को योंगडिंगमन गेट कहा जाता है, और ये चिंग मिंग और चिंग शाही खानदानों में ये बेजिंग शहर का मरकजी दरवाज़ा था। और जोशी साहिबा, इस गेट की साइज़ को ही देखकर हम इस सल्तनत की जो ग्रैंडियोसिटी है या फिर ये सल्तनत कितनी शानदार थी, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी हाँ, ये गेट चिंग सेंट्रल एक्सिस के जुनूबी नुक्ता इख्ताम पर वाक़ है, और ये मिंग और चिंग शाही खानदानों में वो जुनूब से बेजिंग शहर में दाखिल होने और बाहर निकलने के लिए एक बहुत अहम रास्ता था। अच्छा, तो फिर तो इसकी तारीखी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। जी। तो हम इस तरह से करते हैं कि माजी को याद करते हैं और इसी गेट से शहर में दाखिल होते हैं। जी हाँ, चलिए। योंगडिंगमन गेट सन 1553 में तामीर किया गया था, जिसका मतलब है अब्दी इस्तेकाम। योंगडिंगमन की अहम इमारतों में प्लेटफॉर्म और एरो टावर शामिल हैं। बेजिंग के सेंट्रल एक्सिस के जुनूबी नुक्ताए आज के तौर पर योंगडिंगमन सिटी गेट इसके जुनूबी सतह पर वाक़ है। योंगडिंगमन से गुजरने के बाद आप छियानमेन स्ट्रीट पर आएंगे। मिंग और चिंग शाही खानदानों के दौर में इस रास्ते के दोनों तरफ बहुत से पुरौनक बाजार कायम हुए, जिनमें गोश्त की मार्केट, फलों की मंडियाँ, जेवरात की मार्केट, कारीगरों की वर्कशॉप और होटल वगैरह शामिल थे। आज तक छियानमेन स्ट्रीट बेजिंग के सकाफती वर्षे से रोशनी हासिल करके बहुत से मशहूर और तारीखी चीनी ब्रांड्स वजूद में आए हैं। छियानमेन स्ट्रीट के शुमाली सतह पर चंगयांगमन गेट है। ये बेजिंग का सबसे बड़ा सिटी गेट है, और चंगयांगमन एरो टावर बेजिंग में सबसे ऊंचा टावर है। चंगयांग गेट से गुजरें और शुमाल की तरफ जाएं, तो आप बेजिंग के सबसे अहम शाही महल कुगुंग तक पहुंचेंगे। कुगुंग जैसे बेजिंग में फॉरबिडन सिटी भी कहा जाता है, चिंग के मिंग और चिंग शाही खानदानों के 24 शहंशाहों का शाही महल था। इसकी तामीर सन 1406 में शुरू हुई और सन 1420 तक मुकम्मल हुई। फॉरबिडन सिटी बेजिंग के सेंट्रल एक्सिस के मरकज में वाक़ है, जो तकरीबन 720,000 मरबा मीटर के इलाके का अहाता करता है, जिसका तामीराती रकबा तकरीबन 150,000 मरबा मीटर है। इसमें सदर से ज़्यादा बड़े और छोटे महलात और 9,000 से ज़ायद कमरे मौजूद हैं। बेजिंग में फॉरबिडन सिटी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी तरह महफूज की गई कदीम लकड़ी की इमारतों में से एक है। ये दुनिया के 5 अज़म महलात में से एक है, और इसे सन 1987 में आलमी सकाफती वर्षे में शामिल किया गया था। फॉरबिडन सिटी, इस अजीम शाही महल को देख के मुझे पाकिस्तान के शाही किले की याद आ रही है। जी हाँ, पाकिस्तान में शाही किला भी बहुत खूबसूरत और शानदार है, और यहाँ फॉरबिडन सिटी शाही किला की तरह भी बहुत कदीम है, और यहाँ पर हुए बगैर पूरा दिन गुजार सकते हैं। जी ऐसा ही है, और जितना ये बड़ा है और जितना ग्रैंड है, मुझे नहीं लगता कि एक दिन भी काफ़ी होगा इसको देखने के लिए।
जी हाँ, इसलिए यहाँ देखने के लिए जिस्मानी ताकत और वक्त की जरूरत है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जगह अच्छी है तो क्या आप मेरी एक तस्वीर ले सकती हैं? जरूर। प्लीज। इस बैकग्राउंड के साथ। ओके। ठीक है। ओह वाओ, बेहतरीन। फोर्बिडन सिटी के शुमाल में जिंगशन पार्क है, जो पुराने जमाने के शाही किले का बाग था। जिंगशन पार्क के वस्त में वाक़े जिंगशन पहाड़ मिंग शाही खानदान में फोर्बिडन सिटी की तामीर के दौरान खुदाई से निकाली गई मट्टी से बना है। इसमें ऊंचे तरहत और खूबसूरत पहाड़ हैं, जो बीजिंग के सेंट्रल एक्सिस की बुलंद तरीन ऊंचाई पर वाक़े हैं। इस पर चढ़कर फोर्बिडन सिटी के दिलकश मनाजिर और बीजिंग के सेंट्रल एक्सिस को देखा जा सकता है। देखें, नीचे शाही महल यानी फोर्बिडन सिटी है। जी, और यहाँ पे ऊंचाई पे खड़े होके ही हम इस शहर की असल खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी हाँ, तो बीजिंग में सेंट्रल एक्सिस पर न सिर्फ बहुत खूबसूरत शाही इमारतें मौजूद हैं, बल्कि आम लोगों की जिंदगी भी शामिल है। यस, और आपने आम लोगों की बात की तो अभी हम शुमाल की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि पुराने वक्तों में लोग किस तरह से जिंदगी गुजारते चलें? हैं। चलिए। ये होहाई हुतुंग है, जहाँ होहाई के इलाके में सबसे ज़्यादा मसरूफ जगह है। तारीखी एतबार से मौसम गर्मा में होहाई झील के किनारे मुख्तलिफ स्टोर्स जैसे चाय खाने और फूड स्टोर्स बहुत पुरौनक थे, और होहाई अब भी लोगों की तफरीह के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। होहाई हुतुंग के मजीद शुमाल में आप बेल और ड्राम टावर पर पहुंचेंगे। कदीम जिंग में वक्त बताने के लिए ठंडी बजाया करते थे, और ये युआन, मिंग और चिंग शाही खानदानों के दौर में वक्त बताने का मरकज था। ठंडियाँ और ढोल बजाते हुए यहाँ बीजिंग में लोगों की जिंदगी का मुशाहिदा करते हैं। ये जोंगगुलो है, यानी पुराने बीजिंग में वो बेल और ड्राम टावर है, और तारीख तौर पर ये बीजिंग के सेंट्रल एक्सिस का सबसे शुमाली नुक्ता है। और तारीखी तौर पे भी इसकी बड़ी अहमियत रही है। ये जो ड्रम टावर था, इसको मुख्तलिफ ड्रम परफॉर्मेंसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता था जी। और जो बेल टावर था, इसको वक्त के तयन के लिए यूज़ किया जाता था। अच्छा, क्या हम कह सकते हैं कि जो इमारत है ये सेंट्रल एक्सिस की आखिरी इमारत है? नहीं, ये सिर्फ मिंग और चिंग शाही खानदानों के दौर में ये बीजिंग के सेंट्रल एक्सिस का सबसे शुमाली नुक्ता है, लेकिन अब ये शुमाल की तरफ फैला हुआ है, और हम जदीद सेंट्रल एक्सिस देखने के लिए चलते हैं। चलिए। गुज़िश्ता सदी की 90 की दिहाई में बीजिंग के मरकज और एशियन गेम्स विलेज को जोड़ने के लिए बीजिंग ने शुमाल में सेंट्रल एक्सिस को तोसी दी, और इस रोड के किनारे नेशनल ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर तामीर किया। बीजिंग ओलंपिक गेम्स की कामयाबी के बाद सेंट्रल एक्सिस को एक बार फिर शुमाल की तरफ बढ़ा दिया गया, और इसमें ओलंपिक पार्क का इजाफा किया गया। नेशनल स्टेडियम यानी बर्ड नेस्ट इसके मशरिक में तामीर किया गया था, और मगरिब में नेशनल एक्वाटिक सेंटर यानी वाटर क्यूब तामीर किया गया था। ये चीन का नेशनल स्टेडियम है, जो 2008 के बीजिंग ओलंपिक गेम्स का मरकजी स्टेडियम था। और इसकी कंस्ट्रक्शन भी अगर आप देखें तो ये किसी एक बड़े परिंदे के घोंसले जैसा दिखता है, इसलिए इसको बर्ड्स नेस्ट कहा जाता है। जी हाँ, इस स्टेडियम में 90,000 से ज़्यादा अफराद बैठ सकते हैं, और 2008 के बीजिंग ओलंपिक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब यहाँ मुनाकिद की गई थी। और न सिर्फ इफ्तिताही तकरीब बड़ी शानदार थी, बल्कि चीन ने ये सारी गेम्स बड़े ही कामयाब तरीके से मुनक्किद की थी। जी हाँ।
8 अगस्त सन 2008 की शाम 8 बजे नेशनल स्टेडियम में 29वें बीजिंग ओलंपिक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब एक दुनिया एक ख्वाब के उमंग से मुनाकिद हुई। बीजिंग ओलंपिक गेम्स ने दुनिया को चीन बर्ड नेस्ट, वर्ल्ड क्यूब स्विमिंग स्टेडियम और ओलंपिक पार्क का तारुफ करवाया और ये बीजिंग के शानदार सेंट्रल एक्सिस में खूबसूरत इजाफा भी था। तारीखी 7.8 किलोमीटर से अब सेंट्रल एक्सिस को 88.8 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है। बीजिंग का सेंट्रल एक्सिस चीन के दारुल हुकूमत से गुजरता है, जो कदीम और जदीद चीन के दरमियान फैला हुआ है। ये न सिर्फ उम्दा तामीराती शाहकार है, बल्कि वसी सकाफती वर्से को भी अपने दामन में समेटे हुए है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, बंजर सहराए गोभी को 24 घंटे रोशन रखने का मेगा मंसूबा। सहरा में 609 मुरब्बा किलोमीटर पर 13 मिलियन फोटो वोल्टिक पैनल्स नस्ब हैं। इस मंसूबे से सालाना 9 बिलियन किलोवाट बिजली पैदा की जाती है, जिसकी बदौलत पैदा होने वाली बिजली से सहरा चरागाह में बदल गया है। ये रिपोर्ट देखिए। रोशनी को तस्खीर करना इंसान का बहुत बड़ा ख्वाब है। सदियों पहले इंसान का मानना था कि आसमान पर जलते हुए इस गोले में बेपाया जादुई कुव्वत है, लेकिन सवाल ये था कि इस कुव्वत को हासिल कैसे किया जाए। नौ साला ली मो यांग तंग ने अपने वालिद से पूछा कि वीरान बंजर सहराए गोभी में भी भेड़ों को खाना क्यों कर मिल जाता है। वालिद का जवाब था कि इसका राज एक मेगा प्रोजेक्ट में पोशीदा है। सहराए गोभी में 609 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर मुहित 13 मिलियन फोटोवोल्टिक पैनल्स के हामिल इस सुपर पावर स्टेशन में सालाना 9 बिलियन किलोवाट बिजली पैदा की जाती है, जिसके नतीजे में पैदा होने वाले पानी ने सहराए गोभी को चरागाह में तब्दील कर दिया है। सहराए गोभी में इंसान का बनाया हुआ ये मंसूबा कुदरती माहौलियाती निज़ाम का एक हिस्सा बन गया है। – 2021 में चीन में फोटोवोल्टिक की शरह इस्तेमाल 95% तक पहुंच गई, जबकि शमसी तवानाई की नस्ब शुदा सलाहियत 250 मिलियन किलोवाट तक हो गई। शंघाई तिब्बत सतह मुर्तफा पर वाफिर धूप बेहिसाब तवानाई फराहम करती है। ताहम जब तारीकी छा जाए तो क्या किया जाए? क्या हम अंधेरे में सूरज की तवानाई से बिजली पैदा करना जारी रख सकते हैं? शंघाई के मगरिब में सूबा गांसू का शहर थुनगुआंग है। यहाँ न सिर्फ दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल देने वाले शानदार मोगाव गार हैं, बल्कि रात में रोशनी से बिजली पैदा करने वाला एक पावर प्लांट भी है। रात में सहराए गोभी पर खामोशी छाई हुई है। सिर्फ ये देव हैकल मशीनें खामोशी से काम कर रही हैं। सूरज नजर नहीं आ रहा तो ये बिजली घर से बिजली कैसे पैदा करता है? ये हैरानकुन कहानी दिन के वक्त शुरू होती है। जब सूरज तुलू होता है तो बड़े बड़े शीशों के 12,000 सेट्स सूरज के साथ साथ अपना रुख तब्दील करते हुए
शमसी तवानाई को इस टावर के बालाई सिरे पर जमा करते हैं। ये सूरज की रोशनी आईने से मुनक्किस करने के उस खेल जैसा है जो हम बचपन में खेलते थे। मुर्तकिस रोशनी और हरारत टावर में 30,000 टन पिघले हुए नमक को 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करती है। यूं सूरज की तवानाई को यहाँ मुंतकिल करके जखीरा किया जाता है। जब रात अपना दामन फैलाएगी तब हम इस बिजली घर के करिश्मे को जानेंगे। टावर में मौजूद 30,000 टन पिघला हुआ नमक आहिस्ता आहिस्ता हरारत जखीरा करने वाले टैंक में बहकर इसमें मौजूद पानी के साथ रद्द अमल पैदा करता है। इस रद्द अमल से पैदा होने वाली भाप की मदद से टरबाइन चलते हैं और बिजली पैदा होती है। इस तरह सूरज की मौजूदगी के बगैर भी रात में तवानाई से भरपूर सहराए गोबी बनता है। आज हम सारे मुल्क में मुसलसल 24 घंटे बिजली फराहम करने के लिए शमसी तवानाई से इस्तेफादा करने के कई तरीके जानते हैं। ये अमल मुसलसल जारी रहता है। शमसी तवानाई से बिजली की पैदावार को मुसलसल 24 घंटे यकीनी बनाने के साथ साथ बिजली की पैदावार के इस्तेहकाम को भी यकीनी बनाया जाता है। अरबों साल पहले एक बड़ी कुदरती तब्दीली रूनुमा हुई थी और तब के हयातियाती बाकियात आज के कोयले और तेल में तब्दील हो गए। फॉसिल तवानाई के इस्तेमाल की मदद से इंसान ने आज की तहजीब को तरक्की के काबिल बनाया, जबकि शमसी तवानाई इंसान को एक नई चैलेंजिंग और नामालूम दुनिया तक ले जाएगी। यही हैरत अंगेज चीन है। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.TV। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।